Whatever I say right now, आपके हृदय तक वो बातें जाएंगी। समानता पर मुझे आज बात करनी थी, तो क्या वाकई में हम समानता में जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या असलियत में समानता है इस देश में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी समानता से कोई भी आपत्ति होगी। महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, ये देश बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशहाल लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन कभी कभी इस तरीके की बातें जब समानता ना हो तो एक जेंडर वॉर क्रिएट हो जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस जेंडर वॉर को ख़त्म करने के लिए, वाकई ही समानता के ऊपर काम करने के लिए मैंने सोचा आज का डिस्कशन मैं अतुल सुभाष से स्टार्ट करना चाहूँगी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, आप सब जानते हैं क्योंकि उनके वीडियोस बहुत वायरल हुए। उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनाया था, ईमेल्स शेयर करी थी, 24 पन्ने का एक नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने हर पन्ने पे जस्टिस इज ड्यू लिखा था। तो जस्टिस सबको मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, द डे आई सॉ दिस, मैं टूट चुकी थी। उसको सुनने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद, उस लेटर को पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। और मैंने तुरंत अपने मीडिया भाइयों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अतुल सुभाष के परिवार से जोड़ा जाए, और उन्होंने उसी टाइम मुझे जोड़ दिया। क्योंकि मेरा ये बहुत पुराना जो मेरा एक कर्तव्य है कि अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे ट्रांसजेंडर, मैं बिल्कुल बुलंद आवाज़ में उसके साथ खड़ी होती हूँ। और ये कोई पहली घटना नहीं थी, ऐसी हज़ारों लाखों घटनाएं हो चुकी हैं। मैंने तुरंत मीडिया भाई से जैसे ही मांगा और मैं अतुल भाई के घर गई, जो आज हमारे साथ नहीं थे। अब घर जाना इतना आसान नहीं होता, किसी के घर जाना जिसने अपना बेटा खो दिया हो। बहुत बड़ी जर्नी थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि इतना काम है यहाँ पर, अतुल की आवाज़ को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उठाना है, क्योंकि उनकी माँ का रोना नहीं देखा जा रहा था, उनके पिता का रोना नहीं देखा जा रहा था मेरे से। उनके लिए जो न्याय की गुहार लगानी थी, हमें लगानी थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि कैसे किया जाए कि अब कुछ तो बदलाव आ जाए। इसलिए मैंने तुरंत टिकट्स बुक करवाई। ट्रैवल एजेंट को बोला कि जल्दी से जल्दी टिकट बुक करिए, जो सी भी टिकट जल्दी से जल्दी मिले। और मैं पटना एयरपोर्ट पे गई। पटना एयरपोर्ट से फिर एक स्ट्रगल थी मेरे लिए बहुत बड़ी कि पटना एयरपोर्ट से वो समस्तीपुर में रहते थे, तो समस्तीपुर जाना के लिए कैब करनी, ये सब करना एक काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब आप बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं। मैंने तुरंत वहाँ पहुँचा, उनके माता पिता से मिली। जैसे ही मैंने एंटर किया, उनकी माँ लिपट लिपट के मुझसे रोने लग गई। ये बोला, उनके वर्ड्स मैं कभी भूलूंगी नहीं, कि कोई तो आया हमारी सुध बुध लेने, कोई तो आया, कोई तो आया, कहीं से तो कोई आया। बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कोई आया तो सही। बिहार जाना, मैं पहली बार जिंदगी में बिहार गई थी, मैं इससे पहले कभी बिहार नहीं गई। बहुत ही ज़्यादा दुखद था उनसे मिलना। उनके आंसू थम नहीं रहे थे, उनको रोता देख मैं भी रो रही थी। और मैंने उन्हें कहा कि मैं प्रण लेती हूँ कि मैं चुप नहीं रहूँगी, आखिरी सांस तक लड़ती रहूँगी। और नहीं अतुल सुभाष पहला लड़का है और ना ही आखिरी लड़का है, लाखों इससे पहले मर चुके हैं। क्योंकि मैंने ही जा कर के उन्हें सुसाइड डेटा भी बताया कि एनसीआरबी का डेटा ही कहता है कि 3 गुना आत्महत्याएं पुरुषों की हो चुकी हैं, और जो कि अब 4 गुना है, क्योंकि ये 2 साल पुराना डेटा है। ये बातें मैंने उन्हें बताई कि माता जी आप अकेली नहीं हैं, बहुत सारी माताएं और बहनें और भी हैं। और मैं हमेशा हर जगह पे जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ ये बात रखती हूँ कि बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए जितने कानून बने हैं बहुत ज़रूरी है। लेकिन
बेटों को भी न्याय दिलाना हमारा ही फर्ज है, क्योंकि हमारा एक ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें बेटी, बेटा, ट्रांसजेंडर सभी एक पटल पे हों। अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब हम बोलते हैं बेटों को, भाइयों को, मर्द रो नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकता मर्द? क्या उसकी फीलिंग्स नहीं होती? जब वो हार जाता है, किसी भी वजह से हार जाता है, तो अपने इमोशन को बताना चाहता है, तो कोई सुनता क्यों नहीं है? या जब उसके ऊपर एक उंगली उठती है कि ये दोषी है, पूरा समाज उसे दोषी क्यों मान लेता है? किस किताब में लिखा है? किस किताब में लिखा है कि हमेशा पुरुष ही दोषी हो सकता है? हमने क्या इस चीज़ की कोई इन्वेस्टिगेशन करी है? मीडिया ट्रायल क्यों होती है? जब तक कोर्ट ने वर्डिक्ट नहीं दिया, मीडिया अपना वर्डिक्ट दे देती है। उससे क्या होता है? ही लूजेस हिज डिग्निटी, ही लूजेस हिज गोल्डन पीरियड। वो हर चीज़ उसकी समाप्त हो जाती है, वो मरने की कगार में आ जाता है जब उसकी इतनी बेइज्जती होती है समाज में। ये बेइज्जती मुझसे नहीं देखी गई। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आई वॉज अ फेमिनिस्ट। मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी आज से 12-13 साल पहले। मैं कभी सोचती ही नहीं थी कि कभी कोई लड़की झूठ बोल सकती है, किसी लड़के को किसी केस में डाल सकती है, उसे फंसा सकती है, या कोई भी चीज़ लड़के के लिए जिसके साथ वो रह रही है, या जिसके साथ वो डेट कर रही है, या जिसके साथ लिव इन में भी रह रही है, या शादी में भी रह रही है, वो लड़की कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। सिर्फ लड़के गलत होते हैं, ऐसी धारणा थी मेरी। लेकिन तभी एक अंधेरी रात, सर्दी की दिसंबर में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक माँ ने मुझे कॉल किया। उस माँ ने बोला, बेटा तेरा दोस्त मर जाएगा, तेरा दोस्त मरने वाला है, अब तू समझ ले कि 2 आंसू टपकाने के बाद, उसके मरने के बाद 2 आंसू टपकाने यहाँ मत आना। आज मैं तुम्हें आखिरी फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले उनकी माताजी ने और बहन ने बहुत सारे फ़ोन किए थे, उनकी मदर ने, मैंने अवॉइड किए। मैंने कहा कि भाई इनके घर का मामला है, ये देख लेंगे, और इनके लड़के ने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा उस लड़की के साथ। अब मुझे क्या बता रहे हैं, मैं नहीं मानती इन बातों को। खैर, जब उनकी ये बात आई तो उस रात मैं सो नहीं पाई, बिल्कुल नहीं सो पाई, मैं बहुत बेचैन रही। सुबह उठते सार मैंने सोचा कि नहीं, तो हमें तो बहुत डर लगने लगता है। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोलती हूँ, बाबू कुछ हो तो नहीं गया तुम्हें, दरवाज़ा खोलो। मतलब इतना टेरराइज हो गया था पूरा फैमिली। एंड देन व्हेन आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट द मदर, मैंने उनकी बहन, माँ, सबको मिला, तो उन्होंने बस एक ही बात बार बार दोहराई कि भाई बचा लो यार, इसने कुछ नहीं किया, हमारे पास बहुत एविडेंसेस है, हम दिखाना चाहते हैं, हम तो बहुत जो लोगों को दिखा के आए, हम इसको दिखा के आए, हम उसको दिखा के आए, हम इस पता नहीं उनकी जो जानकारी में जो लोग थे, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग, उन्होंने कहा हमने मीडिया में भी दिखा दिया है, हमने इस नेता को दिखा दिया, हमने उस नेता को कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। मैंने कहा यार ये क्या बोल रही है, कोई सुनता नहीं है। अगर इनके बेटे ने कुछ नहीं किया तो सभी सुन लेंगे, ऐसा ही है, चले जाओ वकील के पास, वो तुम्हारा कोर्ट में केस लड़ देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कह रही है हमने सब कुछ कर दिया है, वो लड़की धमकी दे रही है कि बस रेप केस है, तुमको तो जेल जाना ही है। मैंने कहा कि अच्छा चलो, जो हमें समझ आया है हम देखेंगे और हम ट्राई करेंगे, क्या समझ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। जब तक मुझे सारे एविडेंस उन्होंने दिखाए, मुझे थोड़ी थोड़ी आंखें खुली मेरी। वो दिन था, वो ट्रिगर पॉइंट था। फिर मैंने उसके ऊपर काम किया, उसको उस सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर निकाला उस लड़के को। ऐसा ना सोचिएगा कि मैंने अकेले कुछ कर दिया, उस माँ और बहन ने बहुत साथ दिया। उनके पिताजी तो इतना रोते थे कि हमें उन्हें बोलना पड़ता था कि पिताजी आप प्लीज़ थोड़े दूसरे रूम में बैठ जाइए। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मर्द बहुत इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तो मैं उन्हें तो साइड में बैठा के और माँ और बहन को साथ में बैठ करके हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, सारी चीज़ें फिगर आउट करी। फिर उस लड़के को हमने सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर निकाला। इवन हमने जब सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर निकाला थोड़ा थोड़ा लड़के को, तब भी मैं उसको समझ नहीं पा रही थी कि इतने मेंटल ट्रॉमा में है, इतने मेंटल ट्रॉमा में मैं करूं क्या, इसको मेंटल ट्रॉमा से बाहर अभी तो मुझे इसमें निकालना है। इसकी दवाइयाँ इतनी बढ़ चुकी थी, उसकी नींद, खाना सब खत्म हो चुका था, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने में मुझे थोड़ा समय लगा। लेकिन उस
वो एक ट्रिगर पॉइंट था और उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए। लोग सभी उनकी हेल्प जैसे जैसे मैंने करी और वो उसको माता पिता जो थे उसको लेकर के इंडिया से बाहर चले गए। मैंने उनसे बहुत बार ये पूछा था शुरुआत में कि आप क्यों जाना चाहते हो बाहर, अब तो ये थोड़ा सेफ है, सेफ जोन में है और केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने बोला जिस दिन केसेस ख़त्म हो जाएंगे हम भारत छोड़ देंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना, उसका कारण बताती हूँ। क्योंकि हर रोज पूछा जाएगा, हर रोज ये वाकया याद दिलाया जाएगा, तुमको कोर्ट तो बरी कर देगी लेकिन ये समाज बरी नहीं करेगा। तो ये कैसी समानता है कि हमने दोषी मान लिया। ये पर्सपेक्टिव बदलने का मेरे मन में ख्याल आया कि हम सब समान हैं। ईश्वर ने पुरुष महिला को, ट्रांसजेंडर को, सबको ईश्वर ने बनाया है। हम सब ईश्वर के बंदे हैं। तो ये आपसी मतभेद क्यों और ये लिंग के आधार पे ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? हम सब लोग भारत में रहते हैं, हम सब भगवान के बनाए बंदे हैं, तो हमें आपसी प्यार होना चाहिए। जेंडर्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैं हजारों बार ये बात बोल चुकी हूँ, महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है किसी प्रकार का। भगवान ने अलग अलग फिजिकल संरचना दी है, दोनों को अलग अलग तरीके से वो अपना रोल निभा रहे हैं। महिलाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। महिला तो जननी है। मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, आप महिलाओं को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं 21वीं सदी में। यूथ को एम्पावर करिए, डिजर्विंग को एम्पावर करिए। महिला को एम्पावर करोगे, माँ को एम्पावर करोगे? जिसने पुरुष को जन्म दिया है, जिसने मर्द को जन्म दिया है, उसे कितना उसे कौन सी एम्पावरमेंट चाहिए? सदियों से महिलाएं एम्पावर्ड हैं। एक दूसरी बात बताती हूँ महिलाओं के बारे में, गर्ल्स के बारे में। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू लीड देयर लाइफ। बहुत अच्छे से उनको और मल्टीटास्किंग होती हैं, वो हर फ्रंट पे बहुत अच्छा काम करती हैं। देखिए, चांद तारों तक भी पहुंचना हो, घर समेटना हो। हमारी देखिए इसरो की साइंटिस्ट कितना बढ़िया बखूबी घर भी संभाल रही थी और वहाँ पे साइंटिस्ट के रोल में भी कितना अच्छा वैक्सीन जिन्होंने बनाई। मैं हाल में ही उन साइंटिस्ट से मिली थी, वो सारी महिलाएं थी, ज़्यादा महिलाएं उस टीम में थी। मैं आपको बताऊं, मैं सभी को मिली थी। एक मूवी आई थी वैक्सीन वॉर और मैं इन सभी को मिल के आई थी। तो वहाँ पे वो सारी महिलाएं आई हुई थी। वैक्सीन मेकिंग में भी उन्होंने देखिए बखूबी कितना काम अच्छा किया। तो मैं बहुत सराहती हूँ उनके रोल को, लेकिन हम कम आंक नहीं सकते पुरुषों के रोल को। इसीलिए मैं हर साल, मेरी कोशिश होती है। अब ये जो आपने देखा कि जेंडर बायसनेस बहुत थी, मेरे को दिख गई थी।